हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर में अपनी सेकेंड यूनिट को लेंगे, जिसमें कि हमारा चैप्टर फर्स्ट है बैक्टीरियोफेज। देखेंगे हम बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर को कि कैसा होता है जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज की संरचना। आइए हम देखते हैं विस्तार पूर्वक इसकी संरचना को। देखिए, जो हमारा बैक्टीरियोफेज होता है यानी कि जीवाणु भोजी, तो जो जीवाणु भोजी की हमारी संरचना होती है यानी कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। तो देखिए, अगर हम बैक्टीरियोफेज की संरचना को अगर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर हम देखें तो बैक्टीरियोफेज जो है वो हेड और टेल में विभाजित होता है, यानी कि सिर और पूंछ में उसको विभाजित किया जाता है। जो बैक्टीरियोफेज है उसका सिर कैसा होता है, प्रिज्मॉइड होता है, यानी बैक्टीरियोफेज का जो हेड होता है, सिर होता है, वो कैसा होता है, प्रिज्मॉइड होता है। लेकिन जो हमारे T3 और T7 बैक्टीरियोफेज होते हैं वो कैसे होते हैं, वो हेक्सागोनल होते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, हमारा जो बैक्टीरियोफेज होता है यानी जो जीवाणु भोजी होता है वो सिर और पूंछ में बटा होता है, यानी हेड और टेल। जो बैक्टीरियोफेज यानी T2 और T6 का सिर होता है वो कैसा होता है, प्रिज्मॉइड होता है। परंतु जो हमारे बैक्टीरियोफेज होते हैं कौन से, T3 और T7, वो कैसे होते हैं, हेक्सागोनल होते हैं। अब देखिए, जो सिर यानी हेड और टेल के बीच का जो विस्तृत भाग होता है उसको हम कहते हैं कॉलर, और जो उसकी टेल होती है यानी जो पूंछ होती है उसका जो छोर होता है उस छोर पर एक हेक्सागोनल प्लेट होती है जो टेल प्लेट कहलाती है। टेल प्लेट कहलाती है और इसी को हम बेसल प्लेट भी कह सकते हैं। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि इसकी मोटाई कैसी होती है। तो देखिए, इसकी जो मोटाई होती है वो कितनी होती है, 200 एंगस्ट्रॉम। 200 एंगस्ट्रॉम इसकी मोटाई होती है। और इस प्लेट की जो निचली सतह होती है तो उस निचली सतह पर 6 टेल स्पिन्स होती हैं, यानी 6 पुच्छ तंतु होते हैं जो कि जुड़े हुए होते हैं। अब देखिए, अब ये जो पुच्छ तंतु यानी टेल स्पिन्स हमारे जुड़े हुए होते हैं, इन्हीं की सहायता से जो जीवाणु होता है वो कैसा होता है, चिपका रहता है, और इन्हीं से स्रावित एंजाइम्स जो कि जीवाणु के भित्ति के लाइसिस में सहायक होते हैं। तो देखिए, ये तो हमने स्ट्रक्चर में सबसे पहले जाना कि जो हमारा बैक्टीरियोफेज होता है वो कितने भाग में बटा होता है। तो वो हेड एंड टेल यानी सिर और पूंछ में वो बटा हुआ होता है। और सिर और टेल में, पूंछ में बटे होने के साथ साथ उसका जो हेड होता है वो कैसा होता है, प्रिज्मॉइड होता है। और जो बैक्टीरियोफेज होते हैं कैसे, T3 और T7, वो कैसे होते हैं, हेक्सागोनल होते हैं। अब देखिए, जो हेड है यानी जो हेड से लेके टेल तक का विस्तृत भाग होता है उस भाग को हम कॉलर कहते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसके विस्तृत भाग को कॉलर कहते हैं। और टेल का जो छोर होता है वो छोर की जो निचली सतह होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल प्लेट।
हेक्सागोनल प्लेट होती है निचली सतह पर, जिसको हम टेल प्लेट या बेसल प्लेट भी कहते हैं। अब देखिए, अगर हम टेल प्लेट की मोटाई को देखें कि वो कितना मोटा है, कितनी एंगस्ट्रॉम है, तो देखिए वो 200 एंगस्ट्रॉम उसकी मोटाई होती है। अब देखिए, अब देखा हमने कि जो हमारी बेसल यानी टेल प्लेट थी वो 200 एंगस्ट्रॉम उसकी मोटाई थी, हैं, और जो निचली सतह थी उसमें कितने टेल पिन्स थे यानी पुच्छ तंतु थे, 6, यानी कि 6 टेल पिन थे। आइए अब हम इसके आगे चलते हैं, देखते हैं बैक्टीरियोफेज में। अब देखिए, जो हमारा बैक्टीरियोफेज है, तो बैक्टीरियोफेज में हमने आपको बता दिया कि 6 पुच्छ तंतु यानी 6 टेल पिन्स होती है। अब देखिए, जो हमारा विभोजी होता है उसका जो सिर होता है यानी हेड होता है, तो वो कैसा होता है, न्यूक्लियो कैप्सिड से बना होता है। और देखिए, जो न्यूक्लियो प्रोटीन कैप्सिड से बना होता है, लेकिन सिर के केंद्रक में डीएनए का जो एक सेंट्रल कोर होता है वो प्रोटीन के एक अलग आवरण से ढका हुआ होता है। अब देखिए, अलग आवरण से ढका है, और आंतरिक कवच का निर्माण करने वाली प्रोटीन कैप्सोमियर्स कहलाती है, यानी जो आंतरिक कवच का निर्माण करती है वो क्या कहलाती है, कैप्सोमियर्स कहलाती है। तो ये तो हमने देखा किसके बारे में, हमने देखा बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर के बारे में। अब देखिए, स्ट्रक्चर के बाद अब हम बात करते हैं किसकी, रेप्लिकेशन, यानी बैक्टीरियोफेज की पुनरावृत्ति। इसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज की पुनरावृत्ति। तो देखिए, बैक्टीरियोफेज की जो पुनरावृत्ति होती है यानी जो रेप्लिकेशन होता है, उसमें सबसे पहले हमारा आ जाता है क्या, इन्फेक्शन। सबसे पहले हमारा आता है क्या, इन्फेक्शन, यानी कि संक्रमण। तो आइए अब हम देखते हैं बैक्टीरियोफेज की पुनरावृत्ति। देखिए, हमने आपको बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर बता दिया, अब हम आपको बताएंगे रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज, यानी उसकी जो पुनरावृत्ति होती है वो क्या है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो बैक्टीरियोफेज की रेप्लिकेशन होती है यानी जो पुनरावृत्ति होती है वो कई चरण में होती है, यानी उसके कई स्टेप होते हैं। तो देखिए, जो पहला स्टेप है वो हमारा कौन सा होता है, इन्फेक्शन, यानी कि संक्रमण। अब देखिए, संक्रमण में अगर हम देखें तो संक्रमण में जो 2 प्रकार की प्रमुख घटनाएं हमारी होती हैं, एक तो होती है कि विभोजी का परपोषी की सतह पर एब्जॉर्प्शन यानी अधिशोषण, और दूसरा होता है इसके न्यूक्लिक अम्लों का परपोषी कोशिका में प्रवेश, यानी एक हो गया आपका अधिशोषण और दूसरा हो गया परपोषी कोशिका में प्रवेश। ये दोनों हमारे किसकी घटनाएं हैं, ये दोनों ही हमारी संक्रमण यानी इन्फेक्शन की घटनाएं हैं। अब देखिए, अगर हम इसकी विस्तार से चर्चा करें तो देखिए, जो विभोजी का परपोषी की सतह होती है उस पर अधिशोषण कैसा होता है, पारस्परिक रूप से निर्भर करता है। अब देखिए, ये तो हमने बात करी संक्रमण की। अब हम बात करेंगे सिंथेसिस ऑफ फेज। दूसरा हमारा है क्या, सिंथेसिस ऑफ फेज। देखिए, जो दूसरा हमारा है सिंथेसिस ऑफ फेज, आइए अब हम उसको देखते हैं कि उसमें क्या है। देखिए, जो हमारा रेप्लिकेशन है यानी कि पुनरावृत्ति है, उसमें आता है हमारा सिंथेसिस ऑफ फेज, यानी जो संक्रमित कोशिका में
विभोजी के जो घटक होते हैं उनका क्या है, संश्लेषण। तो देखिए वो संश्लेषण कैसे होता है। सबसे पहले देखिए जो संक्रमण की प्रक्रिया, पहला क्या है, इन्फेक्शन, यानी कि जो संक्रमण की प्रक्रिया में विभोजी द्वारा परपोषी कोशिका में स्थानांतरित यानी ट्रांसफर क्या हुआ, न्यूक्लिक अम्ल, उसके क्या करता है, मेटाबॉलिज्म में परिवर्तित कर देता है। जब वो परिवर्तित कर देता है तो उसके जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो परपोषी कोशिका के मेटाबॉलिज्म को नए विभोजी के घटकों के निर्माण की ओर अग्रसर करते हैं। अब देखिए इसके फलस्वरूप क्या होता है, जिसके फलस्वरूप विशेष प्रकार के प्रोटीन का निर्माण होता है। इसी के अंतर्गत हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे क्या कहते हैं, नई विभोजी के डीएनए का संश्लेषण होता है वो कैसे होते हैं, परपोषी कोशिका के बेस प्रयोग होते हैं। तो ये तो था सिंथेसिस ऑफ फेज। अब हम आते हैं थर्ड में। थर्ड क्या है, थर्ड है असेंबली, असेंबली ऑफ न्यू फेज। अब देखिए थर्ड हमारा जो है असेंबली ऑफ न्यू फेज। अब हम उसके बारे में चर्चा करते हैं कि वो क्या है। देखिए तीसरा रेप्लिकेशन यानी तीसरी पुनरावृत्ति हमने आपको बताई, असेंबली ऑफ फेज, यानी कि क्या हम कहेंगे, नए विभोजी कणों का संयोजन। अब देखिए ये जो प्रक्रिया होती है तो ये आप समझ लीजिए कि इस प्रक्रिया में क्या होता है कि सबसे पहले जो विभोजी के सिर के निर्माण के लिए जो डीएनए होता है वो क्रिस्टलीय रूप से क्या होता है, संघनन होता है, जिससे डीएनए के चारों ओर प्रोटीन की इकाइयाँ यानी जो डीएनए के चारों ओर प्रोटीन यूनिट्स होती हैं वो क्या होती हैं, एकत्र होकर सिर का प्रोटीन आवरण बनाती हैं। इसी समय जो पूंछ का समायोजन भी प्रारंभ हो जाता है, यानी पूंछ भी बनने लगती है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले पूंछ का क्या होता है, केंद्रीय कोर, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल कोर, वो पूंछ स्लेट संयोजित होता है, जिससे जो सेंट्रल कोर के चारों ओर एक शीट का निर्माण होता है और पूंछ सिर के आधार पर जुड़ जाती है। और जो पूंछ के तंतु होते हैं वो पूंछ प्लेट के अंत में जुड़ जाते हैं। तो ये हमारा था थर्ड असेंबली ऑफ न्यू फेज। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो है हमारा फोर्थ, लाइब्रेशन। फोर्थ है हमारा लाइब्रेशन ऑफ फेज। अब देखिए जो हमने तीन को तो समझ लिया कि तीन के रेप्लिकेशन कैसे थे। अब हम फोर्थ देखेंगे, लाइब्रेशन ऑफ फेज। अब देखिए इसको हम समझ लेते हैं कि ये क्या है। देखिए जो हमारा फोर्थ है यानी लाइब्रेशन ऑफ फेज, तो वो कैसा है, देखिए इसको हम कहेंगे क्या, विभोजी कणों का परपोषी कोशिका से विमोचन। लाइब्रेशन ऑफ फेज में क्या है, विभोजी कणों का परपोषी कोशिका से विमोचन। अब देखिए जो विभोजी होता है तो विभोजी के निर्माण की प्रक्रिया में ये समझ लीजिए आप कि 30 से 90 मिनट लगते हैं इसके निर्माण के लिए। अब विभोजी के विमोचन के लिए जो परपोषी यानी कि जो जीवाणु होता है वो कोशिका भित्ति का आवश्यक है। अब देखिए इसके लिए विभोजी का डीएनए लाइसोजाइम नामक एंजाइम क्या करते हैं, स्रावित करते हैं। स्रावित करने के साथ साथ जो परपोषी कोशिका होती है वो कैसी होती है, फट जाती है, और जो हमारे विभोजी होते हैं वो क्या होते हैं, विमुक्त हो जाते हैं। तो ये हमने देखा आज बैक्टीरियोफेज के बारे में
जिसमें कि हमने बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर को जाना कि उसकी संरचना कैसी होती है, कैसे हेड और टेल में वो विभाजित होता है, और हेड और टेल के बीच का जो विस्तृत रूप होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कॉलम कहते हैं। अब स्ट्रक्चर को देखने के बाद हमने बात की रेप्लिकेशन की, यानी जो कि उसकी पुनरावृत्ति होती है। तो पुनरावृत्ति मैंने आपको बताई कि वो 4 फॉर्म में होती है। सबसे पहले आपका आता है इन्फेक्शन, सेकंड आपका आया क्या, सिंथेसिस ऑफ फेज आया, नेक्स्ट असेंबली ऑफ न्यू फेज आया, और लास्ट 4th हमारा आया लाइब्रेशन ऑफ फेज। तो आज का हमारा टॉपिक जो था बैक्टीरियोफेज वो कंप्लीट हुआ। आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम अपना कल लेंगे, जिसे हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।